नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टेट शपथ के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान समाप्त हो गया और कल 94 लोकसभा सीटों के ऊपर वोटिंग भी होगी। लेकिन वोटिंग तो 2 चरण में पहले हो चुकी, तीसरे चरण में कल होगी और बाद में भी 4 चरणों में वोटिंग होगी और आने वाले समय में अलग अलग दिनों में वोटिंग होगी। लेकिन क्या इन सारे वोटिंग के दौरान आपने वो बात महसूस किया जो 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में महसूस किया? कहीं से भी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की लहर की, किसी भी प्रकार की सत्ता समर्थक लहर की हवा की कोई उम्मीद नहीं कर रहा। सब कुछ शांत है, ठहरे हुए पानी की तरह। ठहरे हुए पानी में भी कंकर मारने के ऊपर एक लहर पैदा होती है, लेकिन राजनीति में राजनेता रोज कंकर मारते हैं। चुनाव प्रचार अभियान में लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन कहीं यदुवंशी का जिक्र होता है, कहीं आरक्षण का जिक्र होता है, कहीं संविधान बचाने का जिक्र होता है, तो फिर कहीं पे जाति जनगणना का सेंसस का जिक्र होता है, कहीं नरेंद्र मोदी की गारंटी का जिक्र होता है, तो कहीं अग्निवीर योजना का जिक्र होता है, तो कहीं किसानों के एमएसपी गारंटी की बात होती है, तो कहीं पर ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र होता है। सबका जिक्र किया जाता है। आज के दौर में मतदाता के लिए, वोटर के लिए राजनेता इतने सुलभ हो गए कि हेलीकॉप्टर आता है, लोग सुनने के लिए पहुंचते हैं, पंडाल लगती है, नारे लगाए जाते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, तमाम तरह के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन इन सारे नारों के बीच आम आदमी की हैसियत वही ठहरी रहती है जो हैसियत आम आदमी के किस्मत में लिखी हुई मान ली गई है। लेकिन क्या किस्मत की लकीरों को, चुनावी किस्मत की लकीरों को देश की जनता ने बदलने का मूड तैयार कर लिया है? आज वो बात बताने जा रहे हैं, वो इलाका, वो क्षेत्र जिसने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के चुनावी संभावनाओं को पर लगाया। 2014 के भीतर भी, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी, हम 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े को अगर बताएं तो उसी आंकड़ा को अगर देखें तो आज जहां पर आप बात कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे 171 लोकसभा सीटें, 171 लोकसभा की सीटें, 5 राज्य, और ये 5 राज्य भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए एटीएम कहे जाते हैं। जी हाँ, इन 5 राज्यों के ऊपर अगर एक बार नजर दे तो 171 लोकसभा सीटों में से 152 लोकसभा की सीटें बीजेपी को प्लस थे। लेकिन उस प्लस को केवल 3 सीट और 149 सीट भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के हाथ लगी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, 2014 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ा तो और भी अधिक था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, उस आंकड़े को देखें तो 149 सीटें, 152 सीटें जो बीजेपी प्लस को मिले। क्या इस बार भी हालात यही है? विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मे केवल 19 लोकसभा सीटें मिले थे 2019 में, क्या उतना ही सीटें इस बार विपक्ष को मिलने की हालात है? लेकिन आज के दौर में जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल में आप कह सकते हैं कि विपक्ष के राजनेता इस बार 50 के आंकड़ा छुएंगे और इस 171 सीट लोकसभा की सीटों वाले 5 राज्यों में अगर विपक्ष को 50 से अधिक सीटें मिल रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 120 या उससे नीचे ही आकर के सिमटेगी। 50 का आंकड़ा, यही विपक्ष अगर आगे बढ़ जाए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 100 सीट पर आकर अटक जाए तो देश के दूसरे राज्यों के भीतर ऐसे हालात है नहीं कि वहां से उसके 80 लोकसभा की सीटें मिल पाए और वो 200 के आंकड़े से पार कर पाए। आपसे बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटें, छत्तीसगढ़ 11 लोकसभा की सीटें, मध्य प्रदेश 29 लोकसभा की सीटें, राजस्थान 25 लोकसभा की सीटें और गुजरात 26 लोकसभा की सीटें। 171 लोकसभा सीटें, इन 5 राज्यों को जोड़ बनता है सबको इकट्ठा करेंगे तो, और 171 लोकसभा की सीटों के आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी 150 प्लस का आंकड़ा जब पाती है 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो अब बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मजबूत गढ़ है ये 5 राज्य। सही मायने में मोदी लहर का दर्शन अगर इस देश में कहीं होता है तो इन्हीं राज्यों में होता है। लेकिन इसमें अगर उत्तर प्रदेश को माइनस कर दे तो नरेंद्र मोदी के पहले के दौर में भारतीय जनता पार्टी यहां पर अच्छा प्रदर्शन करती रही है। हाँ, नरेंद्र मोदी के दौर में यहां पर 100% सफलता की दर भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया। मतलब गुजरात में 26-0, राजस्थान में 25-0, छत्तीसगढ़ में 11 में 9 सीटें, मध्य प्रदेश में 29 में 28 और उत्तर प्रदेश के भीतर 80 लोकसभा सीटों में से 80% यानी 64 सीटें। आज 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में क्या हाल है? उत्तर प्रदेश में हाल यह है कि लखनऊ दिल्ली पे नजर करा के बैठा है कि कब दिल्ली की गड्डी खाली हो और कब लखनऊ से दिल्ली का सफर तय हो। दिल्ली
लखनऊ को सत्ता से हटाना चाहती है, दिल्ली लखनऊ में अपने आदमी को बिठाना चाहती है, लेकिन वोट बैंक भी घटने का डर है कि एक जाति विशेष का वोट बैंक अगर लखनऊ को 4 जून से पहले या 1 जून की मतगणना के पहले अगर छेड़ा गया तो जाति विशेष का, एक समुदाय विशेष का वोट बैंक रिएक्शनरी हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। वो बीजेपी से दूर हट सकता है, वो रिस्क नहीं ले रहा है दिल्ली। क्या 1 महीने बाद वो रिस्क लेने की स्थिति में नहीं होगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस दौर का यह है कि जब आएगा, जब दिल्ली में दिल्ली वाले लोग, वर्तमान सत्ता में बैठे हुए लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो वापस 4 जून को वापस लौट कर आएंगे, तभी तो लखनऊ की विदाई हो पाना संभव होगा। आज के दौर में जब तक दिल्ली वाले सत्ता में नहीं आएंगे, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उनकी पुनर्वापसी नहीं होगी, तब तक लखनऊ वाले की विदाई की पटकथा नहीं लिखी जाएगी। और जब उनकी वापसी हो जाएगी तो लखनऊ का प्लॉट तैयार होता हुआ दिख सकता है। इसी पूरे रसाकसी के भीतर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के स्लाइड 64 से नीचे जाकर, यानी बीजेपी प्लस की जो संख्या है, सीटों की संख्या वो 64 से नीचे गिर करके वो 50 पे रहेगी, 45 पे रहेगी या फिर 40 पे जाके गिरेगी, इस बात को अभी कहना मुश्किल है, लेकिन गिरेगी ये तय है। अखिलेश यादव के सामाजिक समीकरणों को अगर समझे तो काफी बातें साफ हो जाती है। और उत्तर प्रदेश के भीतर सत्ता जो गिरती हुई दिखाई पड़ती है, सत्ता का आंकड़ा, सीटों का आंकड़ा जब गिरता हुआ दिखाई पड़ता है, उसको अगर विधानसभा चुनाव से कंपेयर किया जाए तो उत्तर प्रदेश के आम लोगों की बात अगर देखिए और जाने तो 2-3 बातें साफ होती है। पहली बात जो उत्तर प्रदेश से एक बात सामने आती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार से वोटर में नाराजगी बहुत है, लेकिन बात जब आती है कि क्या मुख्य मुकाबले में खड़ी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, क्या उस पार्टी के साथ वो नाराज मतदाता पहुंचेगा, जाएगा, उस पर आमतौर पर ज्यादातर वोटर चुप हो जाते थे। और तभी इस बात का एहसास होता है कि शायद यूपी, उत्तर प्रदेश मौजूदा लखनऊ की सत्ता को न चाहने के बावजूद भी लखनऊ की सत्ता की वापसी करा सकता है। पूरी तरह से पक्के तौर पे कह पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ छोड़ने को तैयार वोटर सपा के साथ जाने में हिचक रहा था, जिसका नतीजा ये निकलता है कि अच्छे खासे वोट लाने के बावजूद समाजवादी पार्टी सत्ता परिवर्तन नहीं कर रहा। डिसाइडिंग फैक्टर उसके साथ नहीं जुड़ रहा। एक कथित समुदाय विशेष की कथित दबंगई, वहां एक समुदाय विशेष की जो कथित दबंगई है उत्तर प्रदेश के भीतर, उससे लोग नाराज थे। लेकिन ध्यान देंगे कि इस फैक्टर को अगर 2015 के बिहार के विधानसभा चुनाव को से देखिए तो वहां पर भी यही मामला होता है कि एक समुदाय विशेष की कथित दबंगई से आम वोटर, पिछड़े वर्ग का वोटर जो नाराज होता है, वो अंततः कहीं ना कहीं उधर जाना नहीं चाहता और नीतीश कुमार को वोट दे देता। कई चुनाव से हो रहा है, 20 सालों से हो रहा है। लेकिन जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव 2015 में साथ हुए और चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का था, तब उस वोटर के भीतर का डर दूर हो गया और वो खुशी खुशी जो है उस समय के महागठबंधन के साथ लालू नीतीश गठबंधन को 3/4 बहुमत बिहार में दिया था, 3/4 में मेजोरिटी दिया था। उत्तर प्रदेश के भीतर कमोबेश यही स्थिति है। राहुल गांधी इस गठबंधन के चेहरा बने हुए हैं और जो वोटर बीजेपी के साथ छोड़ना चाहता है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नॉन डोमिनेंट ओबीसी या डोमिनेंट ओबीसी, मतलब कुर्मी, मौर्या, कुशवाहा, सैनी, लूद, इस तरह की जाति है, जो अति पिछड़े समाज से आने वाले, राजभर, पाल, धनगर, ये सारे समुदाय विशेष के लोग जब साथ छोड़ना चाहते हैं, अब उनको ऐसा लगता है कि अब यहाँ समुदाय विशेष की दबंगई की, कथित दबंगई की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये लखनऊ का चुनाव नहीं बल्कि दिल्ली का चुनाव है। और दिल्ली के चुनाव में चेहरा अखिलेश यादव नहीं है, चेहरा राहुल गांधी है। जब राहुल गांधी चेहरा है तो यहां पर भी वही फैक्टर जो 2015 में नीतीश फैक्टर के रूप में बिहार की विधानसभा में 2015 में दिखा, उत्तर प्रदेश में यही दिख रहा है कि नॉन डोमिनेंट ओबीसी या डोमिनेंट ओबीसी का बहुत बड़ा एक तबका, प्रभुत्वशाली या गैर प्रभुत्वशाली पिछड़े वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका, जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ चुनावी हिंदुत्व के होल्ड में आकर खड़ा होता है, वो बीजेपी के विरोध में खड़ा होता हुआ दिख रहा है। हर जगह संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, जाति जनगणना, अग्निवीर, सब मुद्दे आ रहे हैं। और जाति जनगणना का मुद्दा ओबीसी का इतना जज्बाती मुद्दा होता है जिसका कोई कार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के या फिर संघ के पार, आरएसएस के पास नहीं है।
नरेंद्र मोदी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ के पास नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की स्लाइड दिल्ली और लखनऊ के झगड़े के भीतर इन सारे मुद्दों के साथ कहां जाकर के जुड़ रही है, अब बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। रही बात छत्तीसगढ़ की, हो सकता है स्थिति यथावत वहां रह जाए, लेकिन बात मध्य प्रदेश की अगर की जाए तब 7-8 सीटें वहां कम हो सकती है। दिग्विजय सिंह भावुक अपील कर रहे हैं, कमलनाथ अपने बेटे के लिए जी जान लगा रहे हैं, और कुछ सीटों पर तो जनता चुनाव खुद लड़ती हुई दिख रही है, मसलन बुंदेलखंड और बघेलखंड की इलाके की। कुछ दूसरे इलाकों में कमोबेश यही स्थिति है। और इसके आगे जाकर के अगर देखिए तो राजस्थान की तो बात पूछिए ही नहीं। राजस्थान में जिस प्रकार से चुनाव हुआ, जाट अलग नाराज, गुर्जर अलग नाराज, राजपूत अलग नाराज, मीणा अलग नाराज। तो उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोटा से लेकर के जैसलमेर तक 25 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें आएंगी? कोई कहता है 12, कोई कहता है 15, कोई कह रहा है 18। लेकिन चुनाव तक हम सबको इंतजार करना चाहिए। गुजरात को कमोबेश स्थिति देखिए तो भरूच की सीट ही नहीं फंसी है, केवल भरूच के साथ साथ बनासकांठा, पाटन, अमरेली का, और इसके साथ साथ कुछ और सीटें जो ट्राइबल बेल्ट के अंदर है या फिर सुदूरवर्ती इलाके के भीतर है, वो अहमदाबाद के जो है सो ग्रेटर अहमदाबाद के विकास से, उस कथित विकास से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वहां पर सीटें फंसी हुई है बीजेपी की। और सूरत की स्थिति कमोबेश देखिए आप, तो वहां पर और भी कठी स्थिति है, वहां पर चुनाव ही नहीं हो रहा है क्योंकि सारे लोग का नॉमिनेशन विड्रॉ हो जाता है। और उससे अलग अहमदाबाद शहर के, ग्रेटर अहमदाबाद की अगर बात करें, गांधीनगर की बात कर ले, तो डर तो नंबर 2 वाले साहब को भी है, अमित शाह को भी है डर। 16 कैंडिडेट की बात है कि 16 कैंडिडेट को नॉमिनेशन विड्रॉ करने पे मजबूर किया था। इतना डर किस बात का है बीजेपी के अंदर? उस अंदर करंट का है जिसको सत्ता में बैठे हुए लोग पहचान तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन चुनाव तक चुप्पी साधे रहने की व्यवस्था है। विपक्ष में बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टी को तो पहचान तो रहे हैं, लेकिन प्रचार तंत्र वैसा नहीं है कि उसको वो हवा दे सके, और हवा देने पर कोई काउंटर रिएक्शन ना हो जाए, ये मौजूदा सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा हो, इसको लेकर के भी विपक्ष चुप है। अंदर खाने मुद्दा इतना बड़ा कि कम से कम करीब 50 लोकसभा की सीटें इस इलाके के भीतर विपक्ष की जा रही है, और 60, 65, 70 तक जा सकती है, लेकिन कम से कम 50 तो जा रही है। और यहां अगर विपक्ष ने 50 सीटें अगर जीत लिया, उठा लिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री पद छोड़ दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का नेता का, यानी नेता प्रतिपक्ष का पद भी सुलभ नहीं होने देगी। बीजेपी के भीतर के कई बड़ी खबरें निकल के आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री पद दूर होते जा रहा है, और इतना दूर कि नेता विपक्ष के पद के लिए भी भाजपा से नए दावेदार सामने आ रहे हैं। सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी एक फ्रंट पर नहीं, कई फ्रंट पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अमित शाह बेंगलुरु के भीतर राजा भैया से मिलते हैं, तो केवल राजा भैया से नहीं मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के भीतर जो राजनीतिक डर व्याप्त है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, उस डर की सार्वजनिक अभिव्यक्ति बेंगलोर से अमित शाह करते हुए दिखते हैं कि सीटें घटती जा रही है। जिसका हाथ पकड़ने से, जिसका पैर पकड़ने से, जिसको हुजूर सलाम आदाब प्रणाम करने से कहीं कोई एक आध सीट बढ़ जाए, ये हालात कमोबेश भारतीय जनता पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।